हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और थर्ड काउंसलिंग कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं अभ्यर्थियों के मन में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। इसके अलावा कुछ परेशानियां डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी है कि थर्ड काउंसलिंग में जो सेकंड काउंसलिंग जो होगी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि आपको पता है 2 तारीख से लेकर 4 तारीख को लेकर काउंसलिंग होने वाली है हमारी। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं थर्ड काउंसलिंग कट ऑफ पर, और इसके अलावा और दूसरी नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से हमें कट ऑफ कितने पर रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमारी जो आरक्षण श्रेणी है उसमें 50% जो 50% आरक्षण दिया गया है, ये दिया गया है अनारक्षित को। तो अनारक्षित का सेंस आप जानते हैं, ये जो कैटेगरी होती है ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिसमें सभी आ सकते हैं। दूसरी जो है वो अनुसूचित जनजाति है, ये 21% में है। और तीसरा जो है अनुसूचित जनजाति को 2% है, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, और ये हो जाता है 100%। तो यहां पर क्या है कि जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उन अभ्यर्थियों के पास होने में जो आप देख रहे होंगे, ये अभ्यर्थी यहां पर ये पास हुए हैं। तो ये जो फिगर है 34,500 की, या इसके अलावा इस मतलब ये है कि जनरल का कैंडिडेट कितना पास हुआ है, और यहां पर ये पता लगती है कि हमारा अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी कितना पास हुआ है और कितनी कितनी सीटें हैं। तो ये जो आंकड़े हैं आपके, ये पास हुए अभ्यर्थियों मतलब ये सीटों की है, रिक्त सीट है, कुल सीटें हैं, ये इतनी सीटें हैं, उस हिसाब से इनको सीटें मिलनी है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने ये जो टोटल सीटें थी 69,000, इसको 67,867 में बांट दिया है। और ये जो सीटें बांटी हैं गवर्नमेंट ने, इसको 2 फेज में बांट दिया है। पहली बार में 31,661, और दूसरी बार में अब जो है 37,339। गवर्नमेंट ने 1133 सीटें एसटी की जो है यहां पर बचा ली हैं। तो परेशानी इस बात से है कि जो भी सीटें नीचे की तरफ जा रही हैं, इससे परेशानी हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने एसटी की सीटें बचा ली हैं। अगर ये सीटें एससी में जुड़ जाती, अगर ये सीटें एससी में जुड़ जाती तो यहां पर एससी कैंडिडेट्स को खासा फायदा देखने के लिए मिलता, क्योंकि 1133 सीटें ये उन अभ्यर्थियों को वहां जाकर मिलती जहां पर आप देख रहे होंगे कि मतलब लिस्ट और नीचे गिरने वाली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इन सीटों को यहां पर नहीं जोड़ा है। मैं आंकड़े आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अनविजुअली हम इन चीजों को देख नहीं पाते। तो आप देख रहे होंगे कि 34,500 जो योग है ये आरक्षित है। इसमें से कुछ एक्स सर्विसमैन भी हैं 5%, और इतनी सीटें, और आपका दृष्टिगत भी है 345, श्रवण बाधित भी है, दिव्यांगता भी है। 34,500 सीटें आपकी टोटल है। तो यहां पर जो जनरल कैटेगरी की सीट हो जाती है वो 34,500 है। जनरल कैटेगरी नहीं कहेंगे आप, इसको अनरिजर्व कहेंगे, सभी के लिए है, इसमें कोई भी कट ऑफ ले सकता है। उधर 14,490 सीटें जो हैं, ये सीटें आपकी ओबीसी की है, ये सीटें आपकी अनुसूचित जाति की हैं, और ये अनुसूचित जनजाति की हैं। टोटल 69,000 सीटें जो है ये आपकी होने वाली हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग की जो सीटें हैं, सॉरी क्षमा कीजिए, ये जो सीटें हैं ये ओबीसी की हैं, ओबीसी की, और ये जो सीटें हैं ये एसटी की हैं, ये सीटें आपका एससी की हैं, और ये सीटें आपका अनरिजर्व की हैं। अनुसूचित जाति की हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं, और ये है। अब गवर्नमेंट ने जो रूल लगाया है एमआरसी रूल, उससे क्या हुआ है कि जो अभ्यर्थी अनरिजर्व में सिलेक्ट हुए थे, जो अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे, वो अभ्यर्थी गवर्नमेंट ने, क्योंकि कुछ पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार के अभ्यर्थियों की गलती है, गलती एक्चुअल में यहां गवर्नमेंट की नहीं है। पिछली बार जिन ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को, पिछली बार जिन ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों को, जिन ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों को जिनको अपना गृह जनपद नहीं मिला था, जिनको अपना गृह जनपद नहीं मिला था, उन अभ्यर्थियों ने मांग की कि हमें, चाहे आप हमारी ही कैटेगरी में आप हमें लें, लेकिन हमें हमारा गृह जनपद दें। तभी ये नियम निकल कर आया कि एमआरसी रूल लगाइए, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उसको आप रिजर्व कर दीजिए उसी की कैटेगरी में।
तो गवर्नमेंट ने, अब यहां पर जो अभ्यर्थी हैं, ये अभ्यर्थी वैसे तो अनरिजर्व के लिए सिलेक्ट हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने जब इन्होंने अपना जिला मांगा तो अपने जिले, अपना गृह जनपद पाने की वजह से ये दोबारा लौट के चले गए अपने ओबीसी अपनी अपनी कैटेगरी में। जब ये अपनी अपनी कैटेगरी में लौट गए तो ये सीटें जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर खाली हो गई। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई, इस बार जो थर्ड काउंसलिंग होने वाली है, थर्ड काउंसलिंग में यह देखा जाएगा कि थर्ड काउंसलिंग जो होनी, यानी ये देखा जाएगा कि इनमें से सबसे ज्यादा अभ्यर्थी किस कैटेगरी के छोड़कर गए नौकरी। क्योंकि जिस कैटेगरी के अभ्यर्थी नौकरी छोड़कर गए हैं, या कहीं और मान लीजिए कोई ओबीसी का बच्चा, कोई ओबीसी का स्टूडेंट अपने घर चला गया और तो उसकी सीट ओबीसी को ही मिलेगी, यहां पर अब चेंज होने वाला नहीं है। पहले अगर वो यहां से जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, तो इससे फायदा अब मिलेगा थर्ड काउंसलिंग को, एमआरसी का फायदा थर्ड काउंसलिंग में मिलेगा उन ओबीसी के अभ्यर्थियों को, जो ओबीसी की ही सीट है उन्हें कोई और नहीं लेगा। अब एससी का बच्चा कोई अगर अपने घर नौकरी छोड़ दी, किसी ने कहीं और सिलेक्शन हो गया, तो उस अभ्यर्थी को सीधा सीधा फायदा होना, उसकी सीट एससी को ही मिलेगी। और अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर कोई अपनी सीट छोड़ गया है तो वो जनरल कैटेगरी के छात्र को ही मिलेगी। तो ये कहना कि सर सीट लिस्ट कितनी नीचे लगेगी, ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि लिस्ट कैटेगरी के, हर कैटेगरी के हिसाब से नीचे गिरेगी, एससी की, ओबीसी की, जनरल की। उम्मीद जो लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रही है कि एससी कैटेगरी, क्योंकि ओबीसी में लगभग 84,000 बच्चा पास हुआ है, तो ओबीसी में भीड़ इतनी है और कट ऑफ बड़ा हाई है, जबकि जनरल कैटेगरी में केवल 36,000 कुछ बच्चे पास हुए हैं। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जनरल और एससी की लिस्ट सबसे ज्यादा नीचे गिरने वाली है, ओबीसी की लिस्ट सबसे कम गिरेगी। कारण यह है यहां पर पास होने वाले कैंडिडेट ज्यादा हैं। और जब किसी परीक्षा में कैंडिडेट, तुमने देखा होगा लास्ट टाइम जो हमारी लिस्ट लगी थी, वो लिस्ट लगी थी 67.1 पर, और जब 67.1 पर वो हमारी लिस्ट लगी थी, तो उस लिस्ट में ओबीसी में और जनरल में कितना अंतर था। आपने देखा होगा कि जो जनरल कैटेगरी की लिस्ट लगी थी 67.1 पर बता रहे थे कुछ अभ्यर्थी, और ओबीसी की जो एक्सपेक्टेड लगी थी वो लगी थी 67.7 पर। आप यहां देख रहे होंगे कि ये ज्यादा अंतर नहीं है, और इस 0.5 में ही लगभग 18,000 बच्चे ओबीसी के सिलेक्ट हुए। और इस बात पर उन्होंने कहा भी कि हम 18,000 बच्चे कैसे पास हो गए। तो कारण है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ओबीसी के ज्यादा हैं, और कुछ एमआरसी रूल लगने की वजह से वो अपनी कैटेगरी में चले गए, जिसकी वजह से यहां इतने 0.5 में ही ओबीसी की काफी भीड़ इकट्ठी हो गई यहां पर। तो ये जो चीजें हैं ये आपको समझनी होंगी। और थर्ड काउंसलिंग की जो अब कट ऑफ है, मैं आपको बता देता हूं, कम से कम ऐसा हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में 0.7 से लेकर 1.2 1.2% तक, 0.7 से 1.2% तक गिर जाए। ओबीसी में इसके गिरने की उम्मीद है 0.5 से 1%, 0.5 से 1% तक गिर सकती है। और एससी कैटेगरी में ये लिस्ट 1 से 2% तक नीचे गिर सकती है। आप बाद वाले आंकड़े को लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लिस्ट, ये पूरा सही अनुमान मैं आपको बता रहा हूं कुछ आंकड़ों के हिसाब से। अभिमान एकेडमी आप देखते हैं शुरू से, इतना तो समझ ही गए होंगे कि कोई भी आंकड़ा यहां पर जो है व्यर्थ नहीं जाता। अब कुछ गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रपत्र जारी किए हैं सेकंड काउंसलिंग वालों के लिए। आप इन डॉक्यूमेंटों को बनवा लें। ये 10 रुपए का एफिडेविट है, जो 10 रुपए का जो एफिडेविट है ये आपको बनवाना है। यहां पर क्या होता है 10 रुपए के एफिडेविट में कि समस्त जिला बेसिक, यहां पर जनपद का नाम आएगा, यहां पर आपका नाम आएगा, पुत्री, निवासी, मोहल्ला, जो भी आपको पता है, पढ़े लिखे हैं आप भी, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये यहां पर आपको दिखाना है। मैं शपथ करता हूं पिता का नाम ये, माता का नाम ये, और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र मेरा नाम ये है। और आपका जो है यहां पर बीटीसी, यूपी टेट करे हुए जो भी है त्रुटिवश, जो आपने गलती कर दी है छोटी मोटी, उसका लेख आपको पहले यहां पर लिख देना है। इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी भूल, अगर ये एफिडेविट उन अभ्यर्थियों के लिए बनेगा 10 रुपए का जिन अभ्यर्थियों ने गलती से कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी है, तो जिससे चयन सूची प्रभावित ना होती हो, ऐसा कोई व्यवस्था है तो आपको ये बनवाना है। दूसरा जो है
ये आपका फीमेल जनरल आरक्षण विशेष कोड, ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको हाई स्कूल इंटर कॉलेज के जो आप अपना एक काम करना, आपने यूपी टेट का एक फॉर्म भरा होगा, तो यूपी टेट में आपने ये सारी चीजें भरी होंगी, तो आप उसको साथ ले जाना, आप उसमें से देखकर इसको भर देना, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है अगर आपके सब चीजें सही हैं तो। और जो बच्चे अभिमान एकेडमी से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगली अपडेट के लिए, ये बात आप जरूर ध्यान रखें आगे भविष्य के लिए भी, क्योंकि हर सूचना आपको सटीक और सही मिलती है यहां पर। और ये आपका जो है ये डॉक्यूमेंट आपको लिखने हैं, काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको 2019 में, 2019 में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, 2019 में आपने देखा होगा काउंसलिंग लेटर आपको चाहिए, और अभ्यर्थी 2019 हेतु आवेदन प्रपत्र जो आपने जारी किया था आपको वो चाहिए। इसके अलावा आपको जनपद आवंटन के लिए आवेदन पत्र चाहिए, जो आपको जनपद आवंटन होगा, जाति आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए यदि है, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आरक्षण का प्रमाण, विशेष आरक्षण हो कोई, फ्रीडम फाइटर का, दिव्यांग का, या हाई स्कूल की अंक तालिका और उसकी मार्कशीट और उसकी सनद दोनों चाहिए, इंटर की मार्कशीट उसकी सनद दोनों चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट रखें तो याद रखें उसके साथ आपको उसकी सनद भी चाहिए होगी, आपको उसकी सनद, तो ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट और साथ में उसकी सनद चाहिए आपको, बीटीसी और उसका प्रमाण पत्र चाहिए। शिक्षा मित्रों के मामले में आपको सब चीजें बताई हैं, सारे डॉक्यूमेंट शिक्षा मित्रों को भली भांति जानते हैं। अच्छा, अध्यापक प्रमाण पत्र जो है, तो ये आपका टीचिंग लेटर जो है, टीटी या सीटेट आपने जो भी पास किया है वो, 2019 का अंक प्रमाण पत्र, और ये सब चीजें आपको निर्धारित शपथ पत्र, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, या उन अभ्यर्थियों से संपर्क कर लें जिनकी पहले काउंसलिंग हो गई है, बहुत अच्छा रहेगा। ये सब चीजें आपको चाहिए, लेकिन अभ्यर्थी बताते नहीं है तो आपको स्वयं भी इन चीजों का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अभ्यर्थियों के पास समय ना होने के कारण, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बड़ा आसानी रहेगी। ये डॉक्यूमेंट को आप जांच प्रमाण, मैंने इनका एक वो बना दिया है ताकि आपको तकलीफ ना हो। ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्र, फीस जमा, चालान की, हाई स्कूल, इंटर का मार्कशीट, सनद वगैरह, ये सब ये आपको बनाने हैं। मूल निवास, जाति है बनवा के रख लें, जिसको भी पॉइंट 1 पॉइंट 2 का जिनका भी अंतर आ रहा है सब रख लें, आपको भविष्य में भी काम आने वाले हैं। ये आपका वो लेटर है, काउंसलिंग लेटर, जो आपको यहाँ पर फोटो लगाना है, और यहाँ फोटो लगाने के साथ साथ कम से कम भी इसकी आप लगभग 6 से 7 सेट आप बनाकर रख लें अपने डॉक्यूमेंटों के, क्योंकि आपको सैलरी से आगे भी ये चीजें काम आने वाली हैं। और आपकी आयु, माह, दिन वगैरह जो आपने लेटर, ये दोबारा जो टेट में आपने भरा था डॉक्यूमेंट, ये अपने हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट और सनद वगैरह के नंबर वगैरह ये आपको भरने हैं। तो फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कोई सी भी चीज कैसे जारी करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको हर चीज के बारे में डिटेल दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। तो आपको यदि बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।